ख्वाइश क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीट लेवल 2 साइंस के टॉपिक सिलेबस के अनुसार। तो हमारे आधे टॉपिक हो गए क्लियर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हम पढ़ रहे हैं मानव तंत्र। मानव तंत्र में आधे तंत्र हमने पढ़ लिए। आज का हमारा तंत्र जो है उत्सर्जन तंत्र शुरू करते हैं। और कल हमने टेस्ट सीरीज़ भी शुरू की है, आपने देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। और इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज़ भी हम सप्ताह में एक बार या 2-3 जितनी भी हो सके उसके अनुसार लगाते रहेंगे ताकि हमारी तैयारी और भी मजबूत हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन तंत्र क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं कि उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर में अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। तंत्र क्या होता है? एक समूह होता है। किसका? अंगों का। एक विशेष कार्य संपादित करने के लिए जो समूह होता है वो तंत्र होता है। तो जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो व्यवस्था होती है, जो अंग होते हैं, वो समूह मिलकर जो तंत्र का निर्माण करते हैं वो उत्सर्जन तंत्र होता है। और जो काम आते हैं वो उत्सर्जी अंग होते हैं। तो उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों है इसके बारे में पढ़ते हैं कि सभी जीवों में उपापचयी क्रिया अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। तो जो पहली अपघटनी या अपचयी तथा दूसरी अपचयी या संश्लेषी क्रियाएं उपापचय में होने वाले अनेक रासायनिक क्रियाओं में से एक में ऐसे अनावश्यक उत्पादों जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया का निर्माण होता है और जिनकी उपस्थिति शरीर के लिए हानिकारक होती है। मतलब अगर वो शरीर में रहेंगे तो शरीर के लिए हानिकारक होंगे। ऐसे उत्पादों को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जो शरीर में प्रोटीन उपापचय से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों से मुक्त करने के लिए उत्सर्जन अत्यंत आवश्यक होता है। उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? क्योंकि हमारे शरीर में अनेक हानिकारक पदार्थ रासायनिक, अन्य संश्लेषी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी द्वारा उत्पन्न होते हैं। उनको शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो उसके लिए जो अंग होते हैं वो अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं और इससे उत्सर्जन क्रिया होती है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब एक बार देख लेते हैं कि जंतुओं में कैसा उत्सर्जन होता है। तो हमारा टॉपिक है कि उत्सर्जन तंत्र मानव का पढ़ना है, लेकिन उससे पहले थोड़े ये भी देख लेते हैं ताकि हमें और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जंतुओं में उत्सर्जन मूत्र में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो पहला है एमिनोटैलिक अर्थात कुछ जंतु जैसे सीपी है, तारामीन है, धोता है सीधे अमीनो अम्ल को उत्सर्जित करते देते हैं, वह अमीनोटैलिक कहलाते हैं। तो एमिनोटैलिक और अमोनोटैलिक क्या होते हैं उसको देख लेते हैं कि अमीनो अम्ल उपापचयी क्रियाओं से अमोनिया एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न होता है। अमोनिया जल के घुलनशील एवं विसरणशील होती है। जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उसको अमोनोटैलिक कहते हैं। तो अमोनोटैलिक किसे कहते हैं? जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। जो अमीनोटैलिक किसे कहते हैं? जो अमीनो अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तीसरा है यूरियोटैलिक। ये क्या होते हैं उसको देख लेते हैं कि प्रोटीन उपापचय से यूरिया नामक यौगिक यकृत में बनता है और जल में घुलनशील हो जाता है। जंतु जो नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों को यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे मनुष्य है, मछली है, उभयचर है जैसे मेढक, सरीसृप। तो मानव तंत्र का जो उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन में हम यूरियोटैलिक जंतु है। नेक्स्ट है कि चौथा है यूरिकोटैलिक। ये कैसे जंतु है देख लेते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने यूरिक अम्ल को उत्सर्जी पदार्थों के रूप में उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है कि यूरिक अम्ल है वो प्राय ठोस होता है। जैसे इसमें कुछ जीव होते हैं जैसे शुष्क वातावरण में रहने वाले जंतु, पक्षी है, सर्प है ये, और ये जीव या जंतु जो क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। तो ये जंतुओं में उत्सर्जन किस प्रकार होते हैं और वो कितने प्रकार से होता है उसको पढ़ा। अब देखते हैं मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन से अंग होते हैं वह पढ़ते हैं कि मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र शरीर के तरल अपशिष्टों को एकत्र कर
उनका निष्कासन करता है। मनुष्य में उत्सर्जी अंग जैसे त्वचा, यकृत, प्लीहा, आंत्र, फेफड़े, वृक्क आदि ये सारे मनुष्य के अंदर उत्सर्जी अंग होते हैं। जो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग है वो कौन से है? 2 वृक्क अर्थात किडनी या गुर्दा, 2 मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, कुल मिला के ये 4 होते हैं जो प्रमुख अंग होते हैं। तो ये 4 प्रमुख अंग हम पढ़ते हैं। पहला है वृक्क या गुर्दे या किडनी। ये मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग है और स्तनधारियों में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। सेम के बीज के आकार के लाल रंग के अर्थात भूरे लाल रंग के वृक्क डायफ्राम के नीचे कशेरुकदंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? हर अंग की स्थिति, जैसे हमने आंत्र की पढ़ी थी, बड़ी आंत कहाँ पाई जाती है, उसके बाद श्वसन तंत्र के भी अंग है, सबकी स्थिति कहीं न कहीं जरूर देखिए। हृदय की स्थिति कहाँ होती है, उसी प्रकार वृक्क की अर्थात किडनी की स्थिति कहाँ होती है, अर्थात ये कहाँ पाया जाता है मनुष्य के शरीर में, तो ये डायफ्राम के नीचे कशेरुकदंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि वृक्क की स्थिति क्या है और हृदय की स्थिति क्या है, इस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट की वृक्क 4 से 5 इंच लंबा, चौड़ाई 2 इंच यानी 5 से 7 सेमी, मोटाई 2 से 3 सेमी तथा भार लगभग 140 या 150 ग्राम और एनसीईआरटी में दिया हुआ कि 120 से 170 ग्राम होता है। लगभग कितना होता है? 120 से 170 ग्राम होता है। चारों ओर से वसा परतों से सुरक्षित होता है और वृक्क का बाहरी पतला भाग कोर्टेक्स तथा भीतरी भाग जो मोटा भाग होता है वो मेडुला कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वृक्क का बाहरी तल उत्तल तथा भीतरी तल अवतल होता है, अर्थात जो बाहरी भाग है वो उत्तल की तरह होता है और भीतरी भाग होता है अवतल की तरह होता है। अवतल सतह की और गड्ढे जैसी एक रचना होती है जिसे वृक्क नाभि अर्थात हाइलम कहते हैं। इसी से होकर वृक्क नलिका बाहर निकलती है और अंदर प्रवेश करती है। हाइलम के भीतरी भाग में कीप आकार की वृक्क की श्रोणी पाई जाती है अर्थात कैल्विस पाई जाती है। अब देखते हैं इसकी संरचना। ये जो बाहरी भाग कॉर्टेक्स है, अंदरी मेडुला, ये हाइलम है, रीनल धमनी और रीनल शिरा, ये पेल्विस, ये मूत्रवाहिनी, ये एक वृक्क की संरचना है। प्रत्येक वृक्क कई लाखों उत्सर्जन इकाइयों से मिलकर बना होता है जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक एवं उत्सर्जन इकाई होती है। वृक्क की जो कार्यात्मक और उत्सर्जन इकाई होती है वो नेफ्रॉन होती है और जो प्रत्येक नेफ्रॉन है वो 2 भाग होते हैं। पहला भाग है बोमेन सपूट। बोमेन सपूट ये नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला होता है। बोमेन सपूट में शाखा अभिवाही धमनियों की केशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है और जो ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बोमेन सपूट में अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है, ये वृक्क धमनी से जुड़ा होता है तथा द्वितीयक हिस्सा स्वस्थ रक्त ले आता है जो वृक्क सिरा से जुड़ा होता है। तो हमने चित्र में भी देखी थी, जो पीछे चित्र देखा था वृक्क का उसमें थे। दूसरा भाग होता है नेफ्रॉन का वृक्क नलिका। ये बोमेन सपूट के निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका है जिसका दूसरा हिस्सा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है। इसके प्रथम भाग को संपिष्ट कुंडलिका नलिका कहते हैं। मध्य भाग में ये नलिका एयर पिन अनुमा कुंडलित हेनले लूप का निर्माण करती है। इस नलिका के अंतिम भाग को दूरस्थ कुंडलिका नलिका कहा जाता है। नेक्स्ट पार्ट मूत्राशय। ये एक पेशीय थैली अनुमा संरचना है जो वृक्क से आने वाले मूत्र का भंडार करता है। ये श्रोणी के ठीक ऊपर तथैया जंघन हड्डी के पश्च भाग में होता है। ये नाशपति के आकार का होता है। मूत्राशय मूत्रण में मदद करता है तथा 400 से 700 ml मूत्र वृक्क से मूत्राशय में उतरता है। तो मूत्राशय का काम होता है मूत्र का भंडारण करना और ये श्रोणी के ठीक ऊपर तथैया जंघन हड्डी के पश्च भाग में होता है। नेक्स्ट है मूत्रवाहिनी। वृक्क से मूत्र को मूत्राशय तक परिवहन करने का कार्य जिस नलिका द्वारा संपन्न किया जाता है उसे मूत्रवाहिनी कहा जाता है। ये नलिका चिकनी मांसपेशियों से बनी होती है तथा वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। मूत्र मार्ग ये एक नलीनुमा संरचना है जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहरी भाग तक परिवहन करती है।
पुरुषों में ये मार्ग लिंग से जुड़ा होता है तथा स्त्रियों में योनि द्वार के ठीक ऊपर समाप्त होता है। पुरुषों में ये स्खलन वाहिनियों से वीर्य भी प्राप्त करता है और पुरुषों में मूत्र मार्ग की लंबाई महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। ये उत्सर्जन तंत्र हो गया कंप्लीट। अब मूत्र निर्माण की प्रक्रिया नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और उसके साथ जो नेक्स्ट तंत्र है उसके बारे में भी पढ़ेंगे।